नमस्कार। ये कमेंट सेक्शन के जो मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें एक अंसारी अकील भाई साहब ने पूछा है, सर पस्सेल के स्पर्म क्या है और इसका इलाज क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ कि जो पस्सेल्स बताते हैं सीमेन एनालिसिस में, पस्सेल का मतलब होता है, यदि आप एक्चुअल पस्सेल्स देखेंगे तो जब आपको इन्फेक्शन होता है कोई बैक्टीरिया से, तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, वो उसमें एक पस बनाने वाला जो सेल है वो दिखने लगता है। मतलब आपको इन्फेक्शन है कंटिन्यूस। अब किस चीज़ का इन्फेक्शन है वो आपको मैं बताता हूँ। बट वास्तव में ये जो हम सीमेन एनालिसिस में स्पर्म देखते हैं और सेल्स दिखते हैं, इनको पस सेल्स हैं कि इमेच्योर स्पर्म सेल हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कि कोई अच्छी जगह पर सीमेन एनालिसिस हो और इसका स्टेनिंग हो, मतलब इसका एक कलर पकड़ता है। अधिकतर इमेच्योर स्पर्म सेल को पस सेल्स का रिपोर्टिंग कर दी जाती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, किसी पर्सन के कंटिन्यूसली यदि पस सेल्स दिख रहा है तो उसके सीमेन में मतलब इन्फेक्शन है। हम ये मान भी लें यदि ये पस सेल है तो ये इन्फेक्शन किस चीज़ का है, आपको कल्चर कराना चाहिए। आप सीमेन कल्चर कराइए। यदि कोई इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया होगा, तो वो ग्रो करेगा। इसकी सेंसिटिविटी कराइए। सेंसिटिविटी का मतलब होता है ये जो कल्चर हो के जो बैक्टीरिया दिखा, इसका एक नाम होगा, ई कोलाई है कि स्टेफिलोकोकाई है कि क्या है। अब ये किस दवाई से ठीक होगा, आप अंदाज से सब दवाई लेते रहेंगे क्या? क्योंकि आपको तो पस्सेल है और आपको दूर करना है। तो हो सकता है कि आपका कोई भी सीमेन कल्चर में कोई इन्फेक्शन ग्रो ही ना करे। इसका मतलब आपको वो पस सेल्स नहीं है, वो कुछ और सेल्स हैं जो पस सेल के रूप में रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, यदि ये कल्चर होता है और कोई बैक्टीरिया दिखता है और वास्तव में ये सही वाले पस सेल्स थे, तो ये किस दवाई से ठीक होगा, आप उसका सेंसिटिविटी करा लीजिए। ये दो कराने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो सीमेन में जो इन्फेक्शन है यदि है तो वो कौन सा इन्फेक्शन है और वो किस दवाई से ठीक हो सकता है वो आप जान सकते हो, ताकि आपको पर्टिकुलरली ठीक इलाज मिले। ये बहुत कॉमन सीमेन एनालिसिस में पस सेल लिख के परेशान होते रहते हैं, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। शाहब खान, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। जीनियस डॉक्टर साहब नमस्कार सर, आपकी प्रतिभा के टैलेंट से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू वेरी मच, बट यू हैव गिवन, आपने बहुत लंबा लिखा है। आप प्लीज़ अपना डिटेल देवेंद्र जी को भेजिए, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे इन वर्ड्स के कारण। रंजू रावत सर, मुझे आपसे पूछना है कि पहले मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, मैंने टीवीएस सोनोग्राफी कराया, उसमें भी बेबी नहीं दिख रहा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे प्राइमुलोटेन दिया होगा। बट आप ये जो ट्रीटमेंट वाला मेरे से पूछते हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे के ट्रीटमेंट पे टिप्पणी करना बहुत अच्छा नहीं लगता। आप यदि मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेली कंसल्टेशन से एटलीस्ट ले सकते हो। हिना आर्यन सर, वन वीडियो ऑन बल्की यूट्रस प्लीज़, वांट टू नो इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। हिना जी, मैं एक बल्की यूट्रस पे आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि जो यूट्रस नॉर्मली 6 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर एक बीचे एंडोमेट्रियम होता है, ये मायोमेट्रियम मसल होता है उसका यूट्रस का। जब ये इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम बल्की यूट्रस बोलते हैं। बल्की यूट्रस एक सब्जेक्टिव टर्म है मोस्टली, और अधिकतर ये जो जिनके बच्चे हो जाते हैं 2-3, उनमें ये यूट्रस थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। कई बार ये बल्की यूट्रस ऐसी प्रेगनेंसी ऐसे लेडीज़ में भी दिखती हैं जिसको कि बच्चे ही नहीं हुए, मतलब इनफर्टिलिटी में। मेरे पास में एक पेशेंट आपका आप देखेंगे तो उसने 9 बार आईवीएफ कराया और फेल हुआ। फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ पर हुआ तो उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। बल्की यूट्रस यदि आप बोलना चाहें तो मैक्सिमम बल्की यूट्रस मैंने उसका देखा था, वो यूट्रस उसका एंडोमेट्रियम इतना सा था और पूरा का पूरा यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है ये पूरी की पूरी फूल गई थी, सूज गई थी या मोटी हो गई थी। अब ये मोटी क्यों हुई?
मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एंडोमेट्रियम है, इसमें जो ग्लैंडुलर पार्ट है ये इसके भीतर घुसता है और यहाँ ग्रो करता है, तो ये पूरे के पूरे मसल को बढ़ा देता है। इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनोमायोसिस से यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो ज़मीन है, वो गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं। प्लस चूँकि ये ग्लैंडुलर एरिया बढ़ गया तो इसमें कई बार ब्लीडिंग जो होती है पीरियड के समय में वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। यदि ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसको प्रेगनेंसी होने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके यूट्रस में ही जहाँ पर इसको बैठना है भ्रूण को, वो जगह प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें बल्कि यूट्रस में ये प्रॉब्लम होती है। ये जो ब्लीडिंग है इसको हम प्रोजेस्टेरॉन या फिर कोरल कॉन्ट्रासेप्टिव से मेंटेन कर सकते हैं, पर कई बार ये जब इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें यदि कंट्रोल ना हो तो हमको हिस्टेरेक्टमी मतलब बच्चेदानी निकालनी भी पड़ती है। बट ये बच्चेदानी निकालना है कि नहीं, कितना बल्कि यूट्रस है, कितना वो प्रॉब्लम कर रहा है, आप उससे कितने प्रॉब्लम में हैं, आपको बच्चा हुआ है कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें बल्कि यूट्रस में हम ऑपरेशन करना है कि नहीं करना, ये सब डिसाइड करते हैं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है बल्कि यूट्रस, जो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है। कई बार यूट्रस में वॉल में भी डिफेक्ट आते हैं, इर्रेगुलर वॉल हो जाती है एडिनोमायोसिस में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।